and Young's modulus. So we have already seen कि elasticity क्या होती है कि if we have an object or a material and if you stretch it or if you compress it, then it goes back to its original position. So that object is called as an elastic object. Okay, जैसे कि एक spring होता है, spring को अगर आप pull करते हो, if you exert a force on the spring, तो what happens? जी, so when you exert a force on a spring, तो जो spring होता है, the spring becomes stretched or the spring becomes compressed, right? तो जब आप release करते हो spring को, तो spring will go back to its original position. So this property is called as elasticity. Okay? अच्छा, दूसरी चीज then we talked about कि what is a Hooke's law. हुक्स लॉ की 2 मार्क की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. सो हुक्स लॉ सेज कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड. तो 1 मार्क किस बात का है कि फोर्स एंड एक्सटेंशन they both are directly proportional to each other and the limit of proportionality is not exceeded. Okay, acha. Now based on this information we derived a formula कि ये force है and we have extension. They both are directly proportional. जब भी हम directly proportional का sign remove करते हैं and whenever we add an equal तो we add a constant. तो यहाँ पे जो हमने constant k add किया था, this constant k represents a spring constant. Okay, the unit of force is Newton. The unit of extension is either in meter or centimeter. Or unit of spring constant is Newton per meter or Newton per centimeter. Okay? Hooke's law की definition हमें पता होनी चाहिए. Now, next up, we talked about कि if we have a graph of force against the extension, ठीक है? So हुक्स लॉ हमें यह बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. तो ये हमने ग्राफ इसका पहले भी स्टडी किया हुआ है कि इफ वी हैव फोर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड वी हैव एक्सटेंशन ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपके पास जो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ होता है, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन. तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन करते हैं फॉर फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन. अब ये एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क का. उसने आपको ये कहता है कि मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड द इलास्टिक लिमिट पॉइंट ऑन द ग्राफ. तो बेटा जहां लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का तो मतलब ये है कि जहां तक फोर्स और एक्सटेंशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जहां तक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है वहां पे एक पॉइंट जो है दैट इज योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से थोड़ा सा आगे कर्व वाले रीजन पे एक पॉइंट है विच इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट. इलास्टिक लिमिट इज दैट पॉइंट कि जहां तक अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूं और जैसे ही मैं फोर्स को रिलीज करूंगा तो ऑब्जेक्ट will regain its original shape. So this point, which is a little further from the limit of proportionality point, is your elastic limit point. ठीक है, फिर ये आगे कर्व होता जाता है until it reaches a breaking point. And दरमियान वाला जो ये region है that is your deformation region. और deformation region basically means कि जहाँ पे उसमें permanent changes आने लग जाते हैं. ठीक है. देन वी ऑल्सो स्टडीड कि फोर्स और एक्सटेंशन का जो ग्राफ होगा इसका जो ग्रेडियंट है दैट गिव्स अस अ स्प्रिंग कांस्टेंट के. ओके, अच्छा बिफोर दैट वी जस्ट लुक्ड एट दिस एग्जांपल कि वी हैव अ स्प्रिंग
with an original length of 15 सेंटीमीटर। स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक अटैच की है एंड द ब्लॉक हैड अ मास ऑफ 2 kg। ठीक है, देखो ब्लॉक का एक वेट है एंड वेट इटसेल्फ इज अ फोर्स, राइट। तो हमने वेट कैलकुलेट किया यूजिंग द फॉर्मूला W इक्वल्स टू mg, mass is 2, gravitational acceleration is 9.81, we got the weight which is itself a force। अब एक्सटेंशन कितनी होगी, न्यू लेंथ इज 25 minus the original length, 25 minus 15 we get 10 centimeter divided by 100 to convert it into meter, we got the extension which is 0.1 meter। सो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू के एक्स, में F की जगह फोर्स मतलब वेट 19.62, x की जगह 0.1 उधर ले जाके डिवाइड किया 19.62 से, वी गॉट द स्प्रिंग कांस्टेंट K। सो ये हमारे पास हमने एक एग्जांपल देख ली कि हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट अ स्प्रिंग कांस्टेंट K। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा फोर्स और एक्सटेंशन का अगर ग्राफ आता है तो फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट गिव्स अस अ स्प्रिंग कांस्टेंट के। एंड हाउ कैन यू फिगर आउट कि किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या बताएगा, जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस क्वांटिटी। ठीक है, तो दैट y-axis पे we have force and on the x-axis we have extension। तो फोर्स ओवर एक्सटेंशन इज बेसिकली द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब प्लीज बेटा ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने वाई एक्सिस पे फोर्स दी हुई है न्यूटन में, एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन दे देता है मिलीमीटर में या कभी सेंटीमीटर में भी दे देता है, और आपसे कहते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करो और इसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर मीटर में। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें तो कोई दो पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट तो मैं ओरिजिन ले लेता हूँ 0 0, दूसरा पॉइंट मैं लाइन के ऊपर वाला लेता हूँ। अब जब मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट रीड करूंगा विच इज द एक्सटेंशन 50 मिलीमीटर इसकी एक्सटेंशन थी, तो 50 को मैं 1000 से पहले डिवाइड करूंगा ताकि मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकूं। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.05 मीटर, कॉमा फिर मैं लिखूंगा इसका y कोऑर्डिनेट। प्लीज, अक्सर मिस्टेक्स एग्जाम में ये होती हैं कि आप लोग y कोऑर्डिनेट पहले लिख देते हो, x कोऑर्डिनेट की को y कोऑर्डिनेट की जगह पे लिख देते हो। प्लीज डू नॉट डू दैट, बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, आपने पहले उसका x कोऑर्डिनेट लिखा विच इज 0.05, comma, then you wrote the y coordinate. Now you use the gradient formula y2 minus y1 over x2 minus x1. Put the values in the formula, use the calculator, you'll get the spring constant in Newton per meter। अगर मैं 50 को कन्वर्ट ना करता तो मेरे पास रीडिंग जो आती that would have been in Newton per millimeter। Okay, okay, so we had another graph। इसमें आपके पास again on the x-axis the extension was given in centimeter and the force was in Newton। तो जो सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई थी यू डिवाइडेड बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ओके, so 24 over 100 which is 0.24, so we get the value of extension in meter, कॉमा y कोऑर्डिनेट इज 1 न्यूटन। y कोऑर्डिनेट को मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट फोर्स है एंड दैट इज ऑलरेडी इन न्यूटन। फिर सिंपली यूज द फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट फॉर्मूला यूज कर लो एंड देन सिंपली कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट k। फिर अगले पार्ट में कहते हैं कि कैलकुलेट एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड if a maximum force that can be applied without deforming the object is 2.6 न्यूटन। तो वो आपसे एक्सटेंशन मांग रहा है और कह रहा है जो मैक्सिमम इस पे फोर्स हम लगा सकते हैं ना दैट इज 2.6।
तो अब मैंने k की वैल्यू निकाल चुका हूं. आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला f इज इक्वल्स टू के एक्स. के की जगह आई एम गोइंग टू यूज 4.17. ठीक है. ओके, लेट मी जस्ट टेक्स्ट हिम. ओके, लेट मी. अब्दुल्ला का नहीं शो कर रहा. ओके. ओके, सो यूज द रिलेशन f इज इक्वल्स टू के एक्स. के की जगह आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुझे ऐड कर लें, बट ओके. पर करो से नहीं. हाँ. सो किधर गया. जी. तो वी यूज द रिलेशन f इज इक्वल्स टू. ओके. सो ये अब आपने k की जगह ये फॉर्मूला में वैल्यू उसकी पुट कर दी, मगर प्लीज 3 सिग्निफिकेंट वाला यूज करना है यहाँ पे. ओके. सो k की जगह 4.17 आ गया. 4 से 2.6. ये 4.17 x से मल्टीप्लाई हो रहा है. उधर जाके उसको डिवाइड कर दो 2.6 से, तो यू गेट 0.624 मीटर. ठीक है. ये आपके पास है. ओके. उसकी मुझे एक सेकंड उसको दोबारा लिंक शेयर करने दो. ओके, सो दिस इज व्हाट वी जस्ट डिड यस्टरडे. फिर हमने लास्ट में हमने ये देखा था कि अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका जो के अफेक्टिव, मतलब उनका जो अफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो वेरी करता है. अगर तो दो स्प्रिंग है, अगर मैं उनको सीरीज में अटैच करूंगा तो उनका जो ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हाफ हो जाएगा. ठीक है. और अगर तो पैरेलल में स्प्रिंग्स हैं तो उनका जो ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट होती है वो आपके पास ऐड हो जाएगी. ठीक है. सो इट ऑल्सो नहीं. नो. नहीं शो कर रहा. ओके, आई एम गोइंग टू. मैं एक क्विकली एक क्वेश्चन दूंगा ये स्प्रिंग्स वाला ही. ठीक है, सीरीज और पैरेलल वाला. एंड आई वांट यू ऑल टू डू दैट क्वेश्चन योर सेल्फ. इसके बाद मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉड्यूलस वाला सारा एक्सप्लेन करना है. एंड दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो क्योंकि उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमें एक मस्ट आता है एग्जाम में. तो ये जल्दी से करो अब आप लोग एक 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 क्वेश्चन इनके. एंड ओके, सो लेट्स से वी हैव Thanks, sir, for the recap. एक ये स्प्रिंग है. ओके, एंड वी हैव अनदर स्प्रिंग. एंड इसके साथ मैंने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है. ओके. सो दीज आर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स. आइडेंटिकल स्प्रिंग्स का मतलब ये होगा कि दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट विल बी सेम. सो लेट्स से इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर. Okay. And this block has a mass of 5 kg. ठीक है. तो अब आपने क्या कैलकुलेट करनी है. यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सटेंशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इट. ओके. सो एक ये क्वेश्चन है. ठीक है, एक ये करो. और आपके पास लेट्स से दो ये स्प्रिंग्स हैं. These springs are also identical, and the mass of this block is 0.8 kgs.
and let's say the value of the spring constant is 13 Newton per meter. So you have to calculate the extension produced in this. ठीक है, ये करो आप लोग जल्दी से। हो रहा है? ओके, सो सबसे पहले मुझे जल्दी से ये बता सकते हो, ठीक है, कि सीरीज में इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर, इनका कंबाइंड या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? व्हाट विल बी देयर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट? हाफ होके it's going to be 1. Okay, so their effective spring constant is 1 Newton per meter. Now we have to use the formula F equals to K effective times X. F is the force. Force के लिए we will calculate the weight. So W equals to mg 5 times 9.81 and 5 ones are 5, 5 eights Sir, are X की 40, वैल्यू 49.05 है 49.05 न्यूटन। 05। तो आपके पास फोर्स आ गई 49.05, के इफेक्टिव इज 1, एक्सटेंशन इज x, ये 1x से मल्टीप्लाई होके वैसे ही x रहेगा, तो आपके पास एक्सटेंशन कितनी है? 49.05 मीटर, और राउंड ऑफ द आंसर टू 2 significant, so we get 49 meters. For the next one, what is the k effective? So इसका k effective होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, तो ये k प्लस k ओके, इट्स गोइंग टू बी 26 न्यूटन per meter. Okay, so we use the formula k effective times x. We have to find out the weight. W equals to mg. M is 0.8 times 9.81. मुझे जल्दी से बता दो बेटा कि what will be the weight of this. इसका weight क्या होगा? 7.9848। So it's going to be 7.848 Newton. तो फोर्स है 7.848, के इफेक्टिव है 26 टाइम्स x, ये 26 उधर जाके डिवाइड कर दो, तो वी विल गेट 0.30। we get 0.30. Okay, so ये 0.302 मीटर और 30.2 सेंटीमीटर. ओके, सो ये आपके पास सर आइडेंटिकल। जी बेटा, सर इसमें सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है? बेटा ये सीरीज में है। सीरीज होता है ना जिसमें वन गो में लगे हो इकट्ठे। पैरेलल में अब अगर आप देखो तो ये और ये स्प्रिंग दोनों आमने सामने है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये वन गो में है, एक ही ओके सर। लाइन में लगे हुए हैं। सर ठीक ये है, सीरीज का के इफेक्टिव बता सकते हैं आप कि आपने किस तरीके से निकाला है? सीरीज का जो के इफेक्टिव होता है, अगर तो ये आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो उनका के इफेक्टिव हाफ हो जाता है ना। ठीक है, और इसका नहीं सर, सही जो के होगा ये तो एक का होगा ना, जैसे एक नहीं स्प्रिंग का के। के इफेक्टिव का मतलब होता है उनका कंबाइंड के। अच्छा, कंबाइन। ओके, मतलब ओवरऑल उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा, के इफेक्टिव ये है। ओके, ओके अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से ऐड हो जाएंगे, तो ये 2/k और लास्ट में इसका रेसिप्रोकल लेते थे तो ये आपके पास k/2 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। ठीक है, सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस की डेफिनेशन 1 मार्क की आती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये किसी और की भी डेफिनेशन नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर सर। प्रेशर। एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा?
force over area. And what do you guys think is इसका SI unit क्या होता है? What is the SI unit of stress? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर भी हो पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर पास्कल, मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या होता था? पास्कल ना। पास्कल। तो स्ट्रेस का यूनिट भी पास्कल हो सकता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेस इज. ओके, ये क्लियर हो गई 1 मार्क की इसकी डेफिनेशन. इसका फॉर्मूला वगैरह हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, सो ये फॉर्मूला मैंने इसका लिख लिया, F over A. Now let's just quickly talk about कि what is strain. Strain होता है extension per unit length. Extension per unit length. ठीक है, तो अगेन इसका मतलब है कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेन का फॉर्मूला है एक्सटेंशन ओवर लेंथ. अच्छा, मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? So what is the SI unit of strain? Anyone? जी, शमास, अली रजा. मुझे नहीं पता। देखो खुद सोचो, एक्सटेंशन का यूनिट क्या होता है? सर ये इसका फिर कोई ऐसे यूनिट नहीं होगा सर, क्योंकि Exactly. एक्सटेंशन का भी वो मीटर तो कट हो जाना, मीटर मीटर होएगा तो। Exactly. So there is no SI unit. No SI unit. क्योंकि ऊपर भी मीटर है और नीचे भी मीटर है, और वो मीटर मीटर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट. ओके, अच्छा, अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यंग्स मॉड्यूलस. सो यंग मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं y से. अच्छा, यंग मॉड्यूलस का की स्ट्रेस स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन. तो पता लगता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, राइट? अच्छा, बेस्ड ऑन दिस मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? सर पास्कल्स होगा. इसका भी पास्कल होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है नहीं. तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग मॉड्यूलस का होगा. तो एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस इज आल्सो पास्कल. ओके, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, अब मैं यंग मॉड्यूलस के लिए एक फॉर्मूला और डिराइव करने लगा. स्ट्रेस होते हैं फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन ओवर लेंथ. अच्छा, एक चीज बेटा प्लीज याद रखो कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है, ये एक पूरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन आ गया है और नीचे डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ गया है, तो ऊपर वाले का जो a है वो नीचे वाले x के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे वाला l है वो ऊपर वाले f के साथ चला जाएगा. ठीक है, तो ये आपके सर नहीं आई समझ. देखो, आपके पास स्ट्रेस है फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन होती है x ओवर l. ठीक है, एक्सटेंशन ओवर लेंथ. अब ये जो लेंथ है, जो नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाता है. ठीक है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा. तो ये आपके पास यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहां से ये बनेगा F ओवर
ए, ठीक है, इंटू एल ओवर एक्स, ये है जी। ये बात समझ आई है? सो स्ट्रेस का फॉर्मूला इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको उसी तरह सीक्वेंस में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग। एफ के नीचे एक्स था ऑलरेडी, एफ ओवर एक्स अपनी जगह पे है, एल ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, ठीक है। एफ इज द फोर्स, एक्स क्या है, एक्सटेंशन है, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ होगी उसकी, ठीक है। एल इज बेसिकली ओरिजिनल लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए इज बेसिकली गोइंग टू बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अभी तक मैंने क्या बताया कि स्ट्रेन होता है फोर्स ओवर एरिया, एफ ओवर ए, स्ट्रेन होती है एक्सटेंशन ओवर लेंथ, मतलब एक्स ओवर एल। जहां जहां पे एक्सटेंशन होगी वी विल डिनोट द एक्सटेंशन विद एक्स। यंग मॉड्यूलस क्या होता है? यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन या स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन होती है एक्सटेंशन ओवर लेंथ, ठीक है। सो स्ट्रेस की जगह लिखा एफ ओवर ए, स्ट्रेन की जगह लिखा एक्स ओवर एल। अब ये जो एल है ये ऊपर चला जाता है और ए नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एफ ओवर एक्स अपनी जगह पे है, इंटू एल ओवर ए हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बता सकते हो कि ये एफ ओवर एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एफ ओवर एक्स किसके इक्वल होता है? सो एक्स, एफ ओवर एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ अ सर्टेन मटेरियल। जी, ये बात क्लियर है? तो के इज बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट, और के हमारे पास क्या बताता था? इट गिव्स अस द वैल्यू फॉर द एफ ओवर एक्स। जी, इज इट क्लियर? यहां तक यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज। उसके बाद अब मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को जो है ना वो करवाने हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि एक एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ अ मेटल वायर। सो डिटर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक वायर पहले तो हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरे पास एक सिंपल वायर है, लेट्स से ये एक वायर है। आप बात बताओ बेटा, if I want to measure the length of this wire, so how can we do that? We can just simply use a meter rule for that. मैं एक मीटर रूल रखता हूं, ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ मीटर रूल। एक मीटर रूल है। मीटर रूल को मैंने क्लैंप स्टैंड के साथ क्लैंप किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक क्लैंप स्टैंड, अब आप लोगों को ये तो पता लग गया वह लैब करके स्टैंड क्या होता है ना। ये क्लैंप किया हुआ मीटर रूल के साथ। ये एक वायर है, एक इलास्टिक सी वायर है,
अब मैंने क्या किया, इस वायर के साथ एक मास अटैच कर दिया। जैसे मैंने इसके साथ एक मास अटैच किया है, एक ब्लॉक अटैच कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये वायर स्ट्रेच हो गई, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, एल नॉट, ये इसकी न्यू लेंथ है, लेट्स से एल वन, लेट्स से एल नॉट इसकी है 10 सेंटीमीटर, और ये बाद में हो गई है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास इसकी ओरिजिनल लेंथ है, एल नॉट इज बेसिकली दी ओरिजिनल लेंथ है of wire which is L naught, that is 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है, हमें मीटर रूल, मतलब ये लेंथ जो जो हम मेजर कर रहे होंगे, ये हम मीटर रूल के थ्रू मेजर करेंगे बेसिकली। अच्छा, मुझे क्विकली बताओ एक्सटेंशन कितनी हुई है। एक्स की वैल्यू होगी L1 माइनस एल नॉट विच इज 18 माइनस 10 इज 8 सेंटीमीटर, डिवाइड किया 0.08 मीटर आ गई, ठीक है। ये मेरे पास इसमें एक्सटेंशन मैंने फाइंड कर ली। अच्छा, एक्सटेंशन भी पता लग गई, वायर की लेंथ भी पता लग गई। अब इसकी जो वायर की ये थिकनेस है, या पहले हम ये मास देख लेते हैं। लेट्स से इसका मास हमने मेजर किया हुआ विद बैलेंस, और इसका मास मेरे पास है 0.5 kg, ठीक है। तो अब मुझे इसका वेट भी पता लग सकता है। वेट इज बेसिकली द फोर्स, F is equals to mg 0.5 टाइम्स 9.81। इसको किया तो ये क्या आता है, 4 टू 4.905 न्यूटन। फोर्स लग गई, एक्सटेंशन भी पता लग गई। ये जो वायर थी ना, इसका डायमीटर मेजर कर, माइक्रोमीटर, मेजर diameter of wire using micrometer screw gauge, ठीक है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से लेट से आपने इसका डायमीटर मेजर किया है, और आपके पास इसका जो डायमीटर निकला है वो आया है 20.5 मिलीमीटर है इसका डायमीटर। तो सबसे पहले तो इसके डायमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई डिवाइडेड बाय 1000। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 0.0205 मीटर आ गया इसका डायमीटर। रेडियस इसका क्या होगा वायर का, ठीक है, रेडियस इसके डायमीटर का हाफ करेंगे। रेडियस इज गोइंग टू बी द हाफ ऑफ इट्स डायमीटर, इसको हाफ किया तो दैट इज 0.01 मीटर ऑलमोस्ट आ गया। मैंने राउंडेड ऑफ वैल्यू लिख दिया है। अच्छा, जैसे ही मेरे पास इसके ये इसका ये निकल आया, वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या निकल आएगा, I'll get the cross sectional area of the wire, which is how much, which is 0.000 या 3.142 into
10 to the power of 2 3 4 10 to the power of -4 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये सब चीजें मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मतलब लेंथ मैंने निकाल ली, मीटर रूल से निकाल ली, ब्लॉक अटैच कर दिया, उसका मास हमें पता था, मास बैलेंस के थ्रू हमने उसका वेट निकाल लिया, मतलब फोर्स निकल आई mg के थ्रू, एक्सटेंशन निकल आई, फाइनल लेंथ माइनस दी ओरिजिनल लेंथ करके एक्सटेंशन भी आ गई। ठीक है, डायमीटर आपने स्क्रू गेज से निकाल लिया, डायमीटर का हाफ करके रेडियस आ गया, रेडियस आने के बाद क्योंकि उसका एरिया जो है वो सर्कल है, और सिंस इट्स अ सर्कल, जी हाँ, सो सिंस इट्स अ सर्कल, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला मैंने यूज किया पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की, मेरे पास एरिया भी निकल आया। अब ये सब चीजें मैंने क्यों कैलकुलेट की है, जस्ट टू कैलकुलेट द यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमने अभी लिखा है, y इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स इंटू एल ओवर ए। एफ इज द फोर्स, एक्स इज द एक्सटेंशन, एल इज द लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई ऐसा पैरामीटर जो हमारे पास मिसिंग हो? नो, राइट? तो हेलो, जी सर। अच्छा मैंने कहा पता नहीं किधर चले गए हैं सारे, कोई शो ही नहीं कर सर रहा हम था। आपकी बात सुन रहे हैं आराम से अच्छा कामिल बस, मजाजी से। ठीक है, समझ आ रही है ना? ओके, जी सर। चलो बस ठीक है। ओके, सो ये देखो, ये सब पैरामीटर्स जब हमने करने हैं ना, तो एट द एंड अब मैं सिंपली फॉर्मूला यूज करता हूँ यंग मॉड्यूलस का, y इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स इंटू एल ओवर ए। फोर्स कितनी थी? फोर्स हमने निकाली थी 4.905। ठीक है, सो जो जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, एफ की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, हमें एल चाहिए था, एंड वी ऑल्सो नीडेड द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर। तो एफ की जगह मैंने लिख दिया 4.905 और एक्स की जगह 0.08। 4.905 डिवाइडेड बाय 0.08 टाइम्स लेंथ कितनी थी, दैट वाज 10 सेंटीमीटर। मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि लेंथ बाकी सब चीजें 10/100, ये मेरे पास आ गई 0.1 मीटर, तो लेंथ भी आ गई विच इज 0.1 मीटर। सो टाइम 0.1 डिवाइडेड बाय 3.142 इंटू 10 की पावर -4। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में पुट करो एंड प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट। जी, क्या आती है वैल्यू? वो सर आंसर इसका आ रहा है 19513.84। 195 आ गया ना, और इसका नो यूनिट क्या सर, है? 19513। अच्छा सर 195, सॉरी, 19513.05। 19513.05। तो ये मेरे पास इसका यंग मॉड्यूलस निकल आया। तो यंग मॉड्यूलस, अब मैं इसको राउंड ऑफ करके मैं कह सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट, जब मैं इसको टू सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करूंगा तो दूसरी प्लेस में 9 है और 9 से अगला 5 है, जब इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये 10 हो जाता है, तो 0 1 लेफ्ट की तरफ फॉरवर्ड होगा। तो ये आपके पास 20 कितने जीरोज हैं आगे, 1 2 3 4, सो दैट इज गोइंग टू बी द यंग मॉड्यूलस फॉर दिस वायर। ठीक है, so this is how we calculate the Young modulus of a metal wire. ठीक है सर जी, सर ये लेंथ जो आपने ली है ओरिजिनल लेंथ लेनी है इसमें? यस, ओरिजिनल लेंथ लेनी है, हाँ जी। सर ये कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? अच्छा, इसके देखो,
इस पे कम आते हैं, मगर जैसे अब यंग मॉड्यूलस की वैल्यूज वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए ना 4 या 6 मार्क का, 2 मार्क का अक्सर वो पहले स्ट्रेस कभी कभी करवा लेता है, कभी स्ट्रेन पहले करवा लेगा फिर यंग मॉड्यूलस, या पहले स्ट्रेस फिर यंग मॉड्यूलस। तो ये 4 से 6 मार्क तक का जो है ना आपको ये आता है। ठीक है, ओके, इज सर इट मैंने क्लियर? पूछना था लेक्चर अभी और कितना लंबा जाएगा, नमाज का वक्त हुआ थोड़ा। अच्छा, मैं आई एंड द क्लास एट 1:30 इन, ठीक है, जस्ट 15 more सर minutes for this. 125 प्लीज, नमाज जब पढ़नी होती है जमात के साथ। नहीं, मैं 1:30 पे एंड कर दूंगा, बस यही कह रहा हूँ मैं। अच्छा सर, नमाज ही 130 पे है, अच्छा, समझा वन करें। थर्टी पे है, ठीक है, इट्स ओके, 5 minutes पहले यू कैन जस्ट मतलब गो, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, ओके, ये समझ आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अब आपको और देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास फोर्स और ये एक्सटेंशन दी हुई है सेंटीमीटर में, और ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और इसने आपको ना ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, वो कह रहा है दैट इज 20, दैट इज 40, एंड ये आपके पास 2.5 और ये 5 दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, वो कहता है कि इफ ये जो फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन का ग्राफ है ना, ये एक आपके पास एक वायर का है, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज फॉर अ मेटल वायर, फॉर एनी टाइप ऑफ वायर, ठीक है। और वो आपसे कहते हैं कि जी इफ लेंथ ऑफ वायर is 3.6 meter and radius या diameter of, diameter ही कर देता है, and diameter of wire is 0.2 meter, ठीक है। So you have to calculate, ठीक है, calculate part 1 spring constant निकालो, और सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस एज वेल, ठीक है। ये बात समझ आई है कि ये कैसे करेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट तो निकल आएगा ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है? फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है, ग्रेडियंट ले लोगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट के लिए कोई दो पॉइंट्स चाहिए, एक मैं ओरिजिन वाला ले लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, 0 0 एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगेन मैंने पहले बार बार कह रहा हूँ 40 सेंटीमीटर है, मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, then we write the y coordinate which is 5, so 40 over 100 is 0.4 comma 5, and this is x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको फॉर्मूला, ग्रेडियंट फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करो एंड टेल मी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। So it's going to be 5 minus 0 over 0.4 minus 0. ये क्या आ रही है वैल्यू? 12.5। So we get 12.5, right? ये आ गया 12.5 न्यूटन पर मीटर। अगले पार्ट में कह रहा है यंग मॉड्यूलस निकालो, वायर का डायमीटर दिया हुआ है, पहले रेडियस निकालो और रेडियस के बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। रेडियस क्या होगा? 0.2 का हाफ, 0.1 मीटर, और रेडियस आ गया, एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर
पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 0.1 इज, ये क्या आती है वैल्यू जी? 1 इंटू 0.1 इंटू सर 3. 0.1 का स्क्वायर आता है 0.01 और उसका पाया कर लेते हैं। ये आ जाते हैं 0.042 0.031 मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ उसने बताई भी है कि 3.6 मीटर है। अच्छा, यंग मॉड्यूलस का एक तो फॉर्मूला है ना, एफ ओवर एक्स इंटू एल। एफ ओवर एक्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो आप इसको के टाइम्स एल ओवर ए के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। के टाइम्स एल ओवर ए, के की वैल्यू आ जाएगी 12.5, लेंथ की जगह 3.6 और एरिया की जगह 0.03142। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ये यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाएगी। मगर प्लीज ध्यान रखना कि यूनिट्स जो है वो आपके सेम होने चाहिए। ओके, तो ये आ जाती है 1432। तो ये यंग मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ रही है? 1432 पास्कल, राउंड इट ऑफ एंड यू गेट 1400 पास्कल। जी, आई होप इट्स क्लियर। ये समझ आया सबको? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, यस सर। ओके। सो एक छोटा सा और होगा एक्सपेरिमेंट, वो मैं कल करवाऊंगा, और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वी विल डिस्कस दैट इन टुमारोज क्लास इंशाल्लाह, और कल ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की मैं अभी एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ क्विकली। ठीक सर है, तो इसके बाद हमारे कितने चैप्टर्स रह जाएंगे?